नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स। देखिए, जो हमने लास्ट बुक कंप्लीट की थी क्लास 6 की, उसमें हमने देखा था कि एंशिएंट इंडिया के अंदर वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो हिंदुस्तान में आते हैं, और हमने टाइम पीरियड कवर किया था एंशिएंट इंडिया का हड़प्पा से लेकर पोस्ट गुप्ता एरा तक। देखिए, इस बुक में हम देखने वाले हैं कि 750 एडी से लेकर 1750 तक वो कौन से चेंजेस हैं जो हिंदुस्तान की सोसाइटी में आते हैं, कि कौन से चेंजेस हैं जो हिंदुस्तान के पॉलिटी में आते हैं, वो कौन से चेंजेस हैं जो हिंदुस्तान की सोसाइटी में आते हैं, कौन से चेंजेस जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में आते हैं। हम उन सारे चेंजेस को पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर में हम उनका आगाज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नाउ। सबसे पहले देखिए, टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2। पहले मैप 1 और 2 को देखिए। सबसे पहले देखिए, ये है मैप 1। ये मैप जो है अरब जोग्राफर है एक अल इदरिसी, इसके द्वारा बनाया गया 1154 सी के अंदर। ठीक है, नाउ अब देखिए, द सेक्शन reproduced here a detail of Indian subcontinent from his larger map of the world। देखिए, ये जो मैप यहाँ पर दिया गया है, अली इदरीसी के द्वारा एक वर्ल्ड का मैप बनाया गया। उस वर्ल्ड मैप का जो उसने वर्ल्ड मैप बनाया है, उस वर्ल्ड मैप का एक छोटा सा हिस्सा है जिसके अंदर सब कॉन्टिनेंट को उसके द्वारा दिखाया गया है, और उसी की ये जो पिक्चर है आपको यहाँ पर जो दिखाई जा रही है। ठीक है, नाउ अब इसके बाद आप मैप 2 को देखिए। ये 1720 के दौरान बनाया गया है एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा। अब देखिए, ये है वो मैप। ठीक है, नाउ the two maps are quite different even though they are same area। देखिए, जो दोनों मैप हैं आपको देखने को मिलेगा कि जो दोनों मैप हैं एक ही इलाके के हैं। ठीक है, लेकिन इनके अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं है, ये काफी ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। नाउ इन अल दिसरी मैप, अब देखिए, ये जो अल दिसरी का मैप है, आप जो अल दिसरी का मैप यहाँ पर दिख रहा है, आप देखेंगे क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या डिफरेंट आपको देखने को मिल रहा है। साउथ इंडिया इज वेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। देखिए, जहां पर नॉर्थ इंडिया होना चाहिए वहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर साउथ इंडिया दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड श्रीलंका इज द इजलैंड एट द टॉप। देखिए, अगर आप श्रीलंका को देखते हैं, हिंदुस्तान और सब कॉन्टिनेंट के नक्शे पर आप श्रीलंका को देखते हैं, तो श्रीलंका आपको कुछ यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, श्रीलंका आपको यहाँ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ में आपको श्रीलंका दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउ प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक। देखिए, यहाँ पर जो आपको प्लेसेस के नेम दिख रहे हैं वो किसके अंदर दिख रहे हैं, अरबिक लैंग्वेज के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, ये अरबिक जोग्राफर के द्वारा बनाए गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसमें जो नाम है वो भी अरबिक में ही दिए होंगे। नाउ एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज कुन्नौज। बेसिकली यहाँ पर जो ये वाला मैप है, यहाँ पर इसने कन्नौज का नाम दिया हुआ है, जिसे कन्नौज में उसने अरब जिससे कन्नौज को उसने अरबिक में लिखा, और उसे कन्नौज को अरबिक में क्या लिखा है, कन्नौज यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब नाउ मैप 2 को देखिए। ठीक है, ये मैप जो है उस मैप के ठीक 600 साल बाद बनता है। ठीक है, मैप 1 के 600 साल बाद ये मैप बनता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैज चेंज्ड कंसिडरेबली। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, ये पहला जो मैप है ये कब बन रहा है हमारा 1154 के अंदर, और जो दूसरा मैप है वो हमारा बन रहा है 720 के अंदर। इन 600 सालों के दौरान बहुत सारे जो है डेवलपमेंट होते हैं। बेसिकली टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, साइंस के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, और वही जो डेवलपमेंट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो पुराना वाला मैप है जो मैंने आपको अलीदृसी का मैप दिखाया है, उस मैप से अगर आप इस वाले मैप को कंपेयर करें तो आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगी। ये मैप कुछ उसी मैप की तरह है जो आज हम मॉडर्न डे में मैप देखते हैं, ये मैप कुछ वैसा ही आपको प्रतीत होता है, और इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये वही ये जो डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, ये कुछ कुछ प्रेजेंट डे डिटेल्स की तरह ही दिखती है मोस्टली। अगर आप इसको कंपेयर करें प्रेजेंट डे मैप के साथ, तो आपको 95 से लेकर 90% के बीच में सिमिलैरिटीज मिल जाएंगी इस वाले मैप की, जो मैप 2 है इसके, और प्रेजेंट डे इंडियन मैप की। ठीक है, नाउ दिस मैप सीम्स मोर सिमिलर as to the coastal areas in particularly supplies in detail। This map was used by, देखिए इस मैप को किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, इस मैप को इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली इस मैप को यूज करते थे यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट जो अपनी समुद्री यात्राओं पर निकलते थे। बेसिकली जब अर्ली मेडिवल एरा शुरू होता है, अर्ली मेडिवल एरा के दौरान आप सभी को पता होगा कि आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से यूरोप के अंदर सी वॉयजेस का जो दौर है, सी वॉयजेस का जो एज है वो शुरू होती है। जब सी वॉयजेस शुरू हुई, समुद्री जो यात्राएं शुरू हुई, तो समुद्री यात्राएं करने के लिए आपको मैप की भी जरूरत होती है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको मैप की भी क्या होगी, जरूरत होगी। तो उन मैप्स के अंदर काफी डेवलपमेंट आते हैं समय के साथ साथ।
तो ये जो मैप है जो इंडिया का, ये बहुत अच्छा और डिटेल्ड मैप यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो मैप है यूरोपियन सेलर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है जब वो अपनी सी वोजेस की जर्नी पर जा रहे हैं, ठीक है। नाउ इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ द कैटोग्राफी डिफर्ड इन दिस टू पीरियड्स। ऑब्वियस सी बात है, जो साइंस है, ठीक है, मैप बनाने की जो साइंस है बेसिकली, वो दोनों पीरियड्स के अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, 600 सालों के अंदर कोई ना कोई डेवलपमेंट जो है वो इनके अंदर हुई होगी, इसलिए हमें इनके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, चेंज देखने को मिलता है, ठीक है। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट, देखिए जब भी हिस्टोरियंस किसी डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं, किसी मैप को रीड करते हैं, किसी टेक्स्ट को रीड करते हैं, पास्ट का जो टेक्स्ट है उसको रीड करते हैं, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, द कॉन्टेक्स्ट इन विच द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस्ड। देखिए जब भी हिस्टोरियन जो होते हैं वो किसी पास्ट के डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, किसी पास्ट के लिटरली एविडेंस को रीड करते हैं, तो उनको काफी ज्यादा जो होता है बहुत ध्यान से इसको पढ़ना होता है, उनको जो इन्फॉर्मेशन उससे गैदर करते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है, काफी उसके अंदर बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और कई बार उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो अलग होता है, जो हिस्टोरियंस निकाल रहे हैं उससे काफी अलग होता है। कई बार जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो सही भी होता है, और कई बार कॉन्टेक्स्ट होता है जिसको हिस्टोरियंस निकालते हैं तो कई बार गलत भी हो सकता है ना। न्यू एंड दी ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, अब हम समझने वाले हैं कि वो कौन सी टर्मिनोलॉजीज थी जो बेसिकली चेंज होते हैं, जिनका डेवलपमेंट होता है इस एरा के दौरान। इन इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच द इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंज विद द टाइम, देखिए देखिए समय के साथ साथ जो इंफॉर्मेशन है, समय के साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होती जाती है, ठीक है। अब देखिए वो पुराना मैप जो दिया गया है उसमें अलग तरीके से हिंदुस्तान को दिखाया गया और नए मैप में हिंदुस्तान को अलग तरीके से दिखाया गया, ठीक है। व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड द मीनिंग, देखिए समय के साथ साथ लैंग्वेज के अंदर, देखिए सपोज एक शब्द का जो मतलब है, समय के साथ साथ उस शब्द का जो मतलब है वो भी कहीं ना कहीं जो है बदलता रहता है, ठीक है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, देखिए जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं वो बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं, ठीक है, which have changed considerably over the years। मेडिवल, देखिए हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनका जो मतलब होता है वो भी समय के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है। समय जिस तरीके का समय होगा, जिस समय उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, हो सकता है उसका जो मतलब है वो कहीं ना कहीं अलग रहा हो, और आने वाले टाइम में उसका मतलब जो है वो चेंज हुआ हो। जैसे उस मैप में दिखाया गया कि पहले हिंदुस्तान को 11 देखिए 12th सेंचुरी के अंदर उस मैप को किस तरीके से दिखाया गया, और बाद में आप जब जो फ्रेंच कैटोग्राफर का जो मैप है आप देखेंगे उसके अंदर हिंदुस्तान को अलग तरीके से दिखाया है। उस तरीके से हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं समय के साथ साथ उनका जो मतलब है वो भी कहीं ना कहीं क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अभी यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जांपल इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन। ऑब्वियस सी बात है, जो मेडिवल पर्शियन लैंग्वेज है वो ऑब्वियस सी बात है, जो मेडिवल पर्सन रही होगी वो मॉडर्न पर्शियन से काफी डिफरेंट रही होगी। हमने पुरानी बुक में देखा था, हमने जो हमारी पुरानी बुक क्लास 6 की थी वहां पर देखा था, वैदिक संस्कृत इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न संस्कृत। तो उसी तरीके से जिस तरीके से वैदिक संस्कृत जो है वो प्रेजेंट डे संस्कृत से अलग है, ये वैदिक संस्कृत जो है जो उपनिषद में संस्कृत इस्तेमाल हो रही है उससे डिफरेंट है, उसी तरीके से जो मेडिवल पर्शियन है वो कहीं ना कहीं अलग होगी मॉडर्न डे पर्शियन के साथ, ठीक है। नाउ द डिफरेंसेस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू द ग्रामर एंड द वोकैबुलरी, ठीक है। जो मतलब होता है वो सिर्फ ग्राम, जो मतलब होता है किसी भी जो किसी कोई भी वर्ड है उसका जो मतलब है वो जो मतलब है उसका सिर्फ मतलब ही चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो उसके साथ साथ होते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए द मीनिंग ऑफ अ वर्ड ऑल्सो चेंज ओवर द टाइम, देखिए किसी शब्द का जो मतलब है वो भी कई बार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। समय के साथ किसी वर्ड का जो मतलब है वो भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। नाउ देखिए, नाउ टेक द टर्म हिंदुस्तान, अब सपोज कीजिए हिंदुस्तान नाम के आप एक टर्म को लीजिए। हिंदुस्तान हम सभी को पता है, आज के मॉडर्न डे इंडिया को हम क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं। आमतौर पर हम कहते हैं ना हिंदुस्तान का मैच है, ठीक है। नाउ टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जांपल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। देखिए हिंदुस्तान अगर मैं कहता हूं कि आज के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मेरी जो नागरिकता है वो हिंदुस्तानी है, तो आप समझेंगे कि ये इंडियन है, ये अपने आप को क्या बता रहा है, इंडियन बता रहा है, ठीक है। नाउ इंडिया का मतलब क्या है, एक मॉडर्न स्टेट। अगर आप जब भी आपके दिमाग में इंडिया जब भी हम इंडिया के बारे में सोचते हैं तो हमें दिखाई देता है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से लेकर गुजरात हमको दिखाई देता है, ठीक है। नाउ व्हेन द टर्म वाज यूज्ड when the term was used in 13th century by मिनाज सिराज, देखिए जब मिनाज सिराज यहाँ पर 13th सेंचुरी का एक क्रॉनिकल है, इसने जब हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया ना, हु रोट इन द पर्शियन, ये जो है ये जो क्रॉनिकल है, जो ये जो मिनाज सिराज ये पर्शियन के अंदर लिखता है,
He mean that the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and the Yamuna. इसका इसने जब हिंदुस्तान के वर्ड को इस्तेमाल किया, इसका मतलब हिंदुस्तान के वर्ड से ये था कि प्रेजेंट डे जो पंजाब का रीजन है, ठीक है, हरियाणा का रीजन है, और बिटवीन गंगा एंड यमुना, बेसिकली गंगा यमुना का रीजन, पंजाब का रीजन और हरियाणा का रीजन, ये वाला जो रीजन है ना, बेसिकली इसके लिए इसने हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया, ठीक है। नाउ ही यूज्ड द टर्म इन द पॉलिटिकल सेंस फॉर द लैंड्स दैट वर द पार्ट ऑफ द डोमिनेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। इसने ये जो वर्ड है हिंदुस्तान शब्द का जो इस्तेमाल ये पॉलिटिकल सेंस में किया। बेसिकली पॉलिटिकल सेंस में कैसे कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत, जो हम पढ़ेंगे आगे सल्तनत के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत है, सल्तनत के अंदर जो हिंदुस्तान का जो रीजन, सल्तनत के जो किंग्स थे उनके अंदर जो हिंदुस्तान का इलाका था, बेसिकली उसने उन उन जगहों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि सल्तनत का एरिया एक्सटेंड होगा, उन शब्द का वो जो एरियाज हैं बेसिकली वो भी हिंदुस्तान शब्द की कैटेगरी के अंदर है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जब हिंदुस्तान का शब्द का इस्तेमाल होगा तब आप देखेंगे कि सल्तनत का जो जो एरिया एक्सटेंड हुआ वो भी अब हिंदुस्तान के अंदर आने लगेगा, ठीक है। दीज एरियाज इंक्लूड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया। देखिए हिंदुस्तान में जब ये व्यक्ति है जो मिनाजी सिराज है, जब हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब है बेसिकली नॉर्दर्न इंडिया। और बाद के दौर में ये कह रहा है कि बाद के दौर में ऐसा माना जा रहा है कि सल्तनत का जो राज है, सल्तनत का जो पॉलिटिकल एक्सटेंट होता रहेगा हिंदुस्तान में, जोग्राफिकल जब उनका एक्सटेंट होगा तो उसके लिए उस दौर में जब उनका एक्सटेंट होता है उसके लिए भी हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन साउथ इंडिया के लिए कभी भी हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है इनके द्वारा, ठीक है। बाय द कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी, ठीक है, बाबर यूज, देखिए अब जब अर्ली 16th सेंचुरी में जो बाबर है वो हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किस चीज के लिए कर रहा है, वो कह रहा है हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल वो कर रहा है डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, फौना एंड द कल्चर एंड द इनहैबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो ज्योग्राफी है, सब कॉन्टिनेंट की जो ज्योग्राफी है, सब कॉन्टिनेंट की जो फ्लोरा एंड फौना है, यहाँ पे रहने वाले लोगों को जो कल्चर है, बेसिकली बाबर उनके लिए किस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर दिस वाज द समवॉट सिमिलर टू द वे the 14th century poet Amir Khusro used the word हिंद। बेसिकली जो अमीर खुसरो वो भी कहीं ना कहीं इसी कॉन्टेक्स्ट में हिंद शब्द का इस्तेमाल करता हुआ आपको बाद के दौर में पहले के दौर में आपको दिखाई देता है, ठीक है। while the idea of a geographical and the cultural entity like India does not exist, ठीक है, the term हिंदुस्तान did not carry, देखिए जो टर्म हिंदुस्तान है ये क्या कैरी नहीं करता, कोई पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग इसका जो है बेसिकली आज के दिन पे हम एसोसिएट नहीं करते, ठीक है। हिस्टोरियन टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। बेसिकली हिस्टोरियन जब है किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा क्या होना पड़ता है, केयरफुल होना पड़ता है किसी शब्द के पीछे का मतलब निकालते हैं, क्योंकि कई बार क्या हो सकता है पास्ट के अंदर उस शब्द का जो मतलब है कहीं ना कहीं कुछ और हो सकता है। अब उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सपोज कीजिए एक फॉरेनर वर्ड है, आज के दिन पर अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो व्यक्ति है ये फॉरेनर है, तो आप क्या समझते हैं कि ये फॉरेनर है मतलब ये किसी और देश से आया, मतलब इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, फॉरेनर का मतलब ये है कि हिंदुस्तान बेसिकली जो इंडिया की बाउंड्री है, इंडिया की बाउंड्री के बाहर का हर व्यक्ति आज के दौर पर हमारे लिए हिंदुस्तान में हर वो व्यक्ति वो है फॉरेनर। देखिए हर व्यक्ति फॉरेनर है हिंदुस्तान के लिए जो हिंदुस्तान की बाउंड्री के बाहर का है। आइदर ही इज फ्रॉम भूटान और नेपाल, ही इज अ फॉरेनर। आइदर ही इज फ्रॉम बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और श्रीलंका और मालदीव्स। ये बेसिकली जो सारे लोग हैं ये हिंदुस्तानियों के लिए क्या है, फॉरेनर्स हैं, ठीक है। नाउ इट यूज टुडे मीन समवन हु इज नॉट इंडियन। देखिए ऑब्वियसली बात है हर वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान का नहीं है उसे हम इंडियन नहीं मानेंगे तो हमारे लिए क्या है, फॉरेनर, ठीक है। लेकिन मेडिवल एरा के दौरान क्या होता है, ठीक है, इन द मेडिवल एरा अ फॉरेनर वाज अ स्ट्रेंजर। मेडिवल एरा के दौरान फॉरेनर किसे कहा जाता है, वाज अ स्ट्रेंजर हु appeared say in a given village someone who was not a part of the society or a culture। देखिए एक गांव के अंदर अगर सपोज ये दूसरे गांव का व्यक्ति आता है, ठीक है, उसका जो कल्चर है और उसकी जो लैंग्वेज है वो किसी दूसरे व्यक्ति से अलग है। सपोज कीजिए मेडिवल एरा का एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। सपोज कीजिए मैं उत्तराखंड में रहता हूँ और उत्तराखंड में आमतौर पर बोली जाने वाली 3 भाषाएं हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी। सपोज कीजिए, ठीक है, तो मैं गढ़वाली बोलता हूँ और गढ़वाली जो लोग होते हैं आमतौर पर उनको जौनसारी जो है वो समझ में नहीं आती है। जौनसारी एक भाषा है, बेसिकली एक डायलेक्ट है, वो समझ में नहीं आती है लोगों को, ठीक है। तो सपोज कीजिए मैं गढ़वाली हूँ तो मेरे को
जौन सारी जो व्यक्ति है मेरे लिए वो फॉरेनर है मेडिवल एरा के दौरान, लेकिन आज प्रेजेंट डे में वो मेरे लिए फॉरेन नहीं है, आज वो फॉरेनर नहीं है मेरे लिए, वो आज क्या है, हिंदुस्तानी है। तो जो मेडिवल एरा के दौरान जो भी व्यक्ति दूसरे गांव का होता था, जिस व्यक्ति का कल्चर, सपोज कीजिए अगर वो दूसरे गांव का भी नहीं है, किसी दूसरे रीजन से ही आ रहा है, और अगर उसका कल्चर अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग है, तो वो हमारे लिए क्या है, फॉरनर है। सपोज कीजिए आज पंजाबी के लिए जो बंगाली है, इंडियन बंगाल का जो रहने वाला व्यक्ति है, वो किसी पंजाबी के लिए फॉरनर कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन मेडिवल एरा के दौरान वो व्यक्ति जो है एक पंजाबी के लिए, एक जो बंगाली है, वो फॉरनर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, नाउ a city dweller therefore might have regarded as a foreign dweller as a foreigner। देखिए, एक नगर में रहने वाले व्यक्ति के लिए एक जंगल में रहने वाला व्यक्ति उस समय में क्या था, फॉरनर था। ठीक है, बट टू पीजेंट लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट द फॉरनर्स टू ईच अदर इवन दो दे मे had different religious or the caste background। ठीक है, एक ही गांव में रहने वाले दो व्यक्ति जिनका रिलीजन अलग है, जिनकी कास्ट अलग है, वो एक दूसरे के लिए क्या नहीं थे, फॉरनर्स नहीं थे। ऑब्वियस सी बात है, एक ही गांव में रहने वाला अगर कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति हिंदू धर्म को मानता है और एक व्यक्ति जो है वो बौद्ध धर्म को मानता है, एक ही व्यक्ति जैन धर्म को मानता है, तो ये जो तीनों है आपस में, ये कहीं ना कहीं फॉरेनर नहीं है। ठीक है, क्यों, ये एक ही गांव में रहते हैं और ये एक ही भाषा को बोलते हैं, भले इनका रिलीजन अलग है, इनकी कास्ट अलग है, लेकिन ये आपस में क्या नहीं है, ये तीनों आपस में फॉरेनर्स नहीं है, ये एक ही गांव के लोग हैं। ठीक है, नाउ हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। देखिए, अब हम समझते हैं कि हिस्टोरियन के सोर्सेज कौन कौन से हैं। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज to learn about the past depending on the period to study and the nature of the investigation। देखिए, हिस्टोरियंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। ठीक है, नाउ डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। ठीक है, नाउ लास्ट ईयर, देखिए लास्ट ईयर हमने क्या पढ़ा था, एग्जांपल यू रीड अबाउट द गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन। ठीक है, इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम रफली। देखिए, पिछले बुक में हमने कहा क्या पढ़ा था, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नाउ अब इस बुक में बेसिकली क्लास 7 की जो बुक है, यहाँ पर हम 700 से लेकर और 1750 के टाइम पीरियड के बीच में होने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमें इस दौरान के मिलेंगे, बेसिकली जो हमें जिन हिस्टोरिकल एविडेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, वो इसी टाइम पीरियड के बीच के होंगे। ठीक है, नाउ you will notice that you will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period। ठीक है, they still rely on coins। देखिए historians ने जब एंशिएंट से लेकर मेडिवल तक आए, तो बेसिकली सोर्सेज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चेंजेस, सोर्सेज के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए थे। आज भी उन्हीं सोर्सेज पर डिपेंडेंट थे जो पुराने सोर्सेज उनके लिए थे। ठीक है, वो अभी भी कॉइन्स पर डिपेंडेंट थे, इंस्क्रिप्शन पर डिपेंडेंट थे। ठीक है, आर्किटेक्चर पर वो डिपेंडेंट थे, टैक्सेबल रिकॉर्ड्स और फॉर इंफॉर्मेशन पर वो डिपेंडेंट थे। बेसिकली उनको अगर किसी भी सोसाइटी की, किसी भी किंगडम की जो है इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो किस पर रिलाई करते थे, उनको बेसिकली अगर हिस्टोरियंस को जानना होता था किसी भी किंगडम के बारे में, तो वो कॉइन से पता करते थे, इंस्क्रिप्शन से पता करते थे, आर्किटेक्चर से पता करते थे, या टेक्सचुअल रिकॉर्ड से वो इंफॉर्मेशन वो गैदर किया करते थे। ठीक है, बट there is also a considerable discontinuity। ठीक है, the number of the variety of the textual records increased dramatically during this period। लेकिन क्या होता है इस पीरियड के अंदर, क्या होता है, अब क्या होता है कि पेपर वर्क कहीं ना कहीं बढ़ने लगा है, टेक्सचुअल जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी जो संख्या है वो इंक्रीज होने लगी है। पुराने जमाने में मैन्युस्क्रिप्ट्स का दौर था। ठीक है, नाउ तो इस दौर में क्या है कि पेपर का इन्वेंशन हिंदुस्तान में हो गया है। देखिए, पेपर का इन्वेंशन उस दौर में भी था, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर जो है, पेपर का जो इस्तेमाल है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगा था। तो इसकी वजह से जो इस टाइम पीरियड के डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिकली वो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, दे स्लोली डिस्प्लेड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। देखिए, अदर टाइप ऑफ जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी कहीं ना कहीं वो खत्म होने लगी थी, बिकॉज देखिए लोग अब उकेरना पसंद नहीं करते थे, पत्थरों के ऊपर मैसेज अपने देना पसंद नहीं करते थे, बेसिकली कागज के ऊपर इंफॉर्मेशन आती थी और उसको स्प्रेड किया जाता था थ्रू आउट द एम्पायर। ठीक है, थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड, देखिए इस दौर में पेपर जो था वो चीपर होने लगा एंड मोर वाइडली अवेलेबल। अब इजीली क्या था, पेपर जो था वो अवेलेबल था। ठीक है, पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट। अब पेपर जो लोग थे वो पेजेस का इस्तेमाल, पेपर का इस्तेमाल किस चीज के लिए कर रहे थे, देखिए होली टेक्स्ट को लिखने के लिए, पवित्र किताबों को लिखने के लिए, गीता को लिखने के लिए, रामायण लिखने के लिए, कुरान को लिखने के लिए, बेसिकली अब किसका इस्तेमाल होने लगा, पेपर का इस्तेमाल अब इन सारी चीजों को लिखने के लिए होने लगा। ठीक है, क्रॉनिकल्स ऑफ द रूलर, देखिए किसी भी राजा के बारे में लिखने के लिए। ठीक है, लेटर्स एंड द टीचिंग ऑफ अ सेंट, किसी भी
जो मॉन्क है, कोई साधु है, उसकी जो टीचिंग्स है बेसिकली, इनको भी पेपर्स पर लिखा जाने लगा था। ठीक है, पेटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स एंड फॉर द रजिस्टर्स ऑफ द अकाउंट एंड द टैक्सेस। ठीक है, बेसिकली अब जो सारे काम थे वो पेपर के ऊपर किए जाने लगे थे। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते थे बेसिकली, इनको कलेक्ट कौन करता था? वेल्दी पीपल किया करते थे, जस्ट लाइक रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। ठीक है, दे वर प्लेस्ड इन द लाइब्रेरीज एंड अचीवर्स। ठीक है, बेसिकली इनको कहां पर रखा जा रहा था? लाइब्रेरीज में या अभिलेखागारों में इनको रखा जाता था। ठीक है, दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू द हिस्टोरियंस, बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज। देखिए, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हिस्टोरियंस को प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इनसे इंफॉर्मेशन को गैदर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है अभी भी। ठीक है ना, देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस। देखिए, उस जमाने में क्या था? प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। जैसे आज तो क्या होता है कि आप किसी भी चीज की अगर कॉपी कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं? फटाक से एक पेज पर आपने उस चीज को लिखा और उसके बाद आप उसको प्रिंटिंग वाले को देते हैं और वही सेम प्रिंट आ जाता है, जो आपने लिखा है वही सेम प्रिंट आ जाता है। लेकिन उस दौर में ऐसा नहीं था कि प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं। ठीक है, तो लोग क्या करते थे बेसिकली? आमतौर पर क्या होता था, एक व्यक्ति होता था किसी भी किंगडम के अंदर, एक व्यक्ति होता, किसी भी राजा के अंदर कुछ लोग होते थे जो किसी चीज को कॉपी करने का काम किया करते थे। लेकिन देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोस डेज, सो स्क्राइब कॉपीज मैन्युस्क्रिप्ट्स बन रहे हैं। देखिए, जो लिखने वाले लोग होते थे, जो स्क्राइब्स होते थे, वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को अपने हाथों से कॉपी किया करते थे। ठीक है, नाउ if you have ever copied a friend homework, you would know that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and forced to guess what is written. As a result, there are small but significant differences in your copy of your friend's work. देखिए, कई बार क्या होता है, हम अपने फ्रेंड की जो कॉपी होती है उससे कुछ चीज नोट कर रहे हो, तो सपोज कीजिए आपने होमवर्क नहीं किया, तो आप सुबह स्कूल जाते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले अपने फ्रेंड से कॉपी लेते हैं, उसके बाद अपने होमवर्क को कॉपी करना आप क्या करते हैं? शुरू करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि बेल बजने वाली, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे क्या ये क्या लिखा था? आपका फ्रेंड बोलेगा भाई मुझे नहीं पता, जो समझ में आ रहा है वो लिख दे। तो आप कुछ भी लिख देंगे। कई बार बच्चे क्या बोलते हैं कि जो डिजाइन कैसा जैसा डिजाइन बनाया वैसा ही डिजाइन बना दे। तो कई बार क्या करता है, बच्चा कुछ भी लिख देता है, उसकी जगह पे जो डिजाइन उसको समझ में आ रहा है वो उसी डिजाइन को लिख देता है। तो कई बार क्या होता है, उस सेंटेंस का मतलब जो है, जो ओरिजिनल सेंटेंस है, जिस बच्चा होमवर्क करके लाया था उसका जो ओरिजिनल सेंटेंस है, और जो दूसरा बच्चा है जिसने चीटिंग किया है उसका जो ओरिजिनल सेंटेंस है, उसमें डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नाउ एज scribes copy manuscripts, they introduce small changes, a word here, a sentence here. ठीक है, these small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the some text become subsequently different from one another। देखिए, जो स्क्राइब्स जो लिखने वाले लोग होते थे, इनके भी ये भी जब मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया करते थे तो इनके भी इनके इनके और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते थे। ठीक है ना, तो कई बार क्या हो जाता था कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी और मैन्युस्क्रिप्ट्स जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी और जो लिखा गया पेपर वर्क होता था, इसके बीच काफी ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते थे। कई बार जो रियल जो डाटा होता था, कई बार क्या होता था, यहाँ पर जो डाटा होता था इंटरप्रेटेड डाटा होता था पेपर के ऊपर। ठीक है, दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रियली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर टुडे। देखिए, ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट थी ऑथर की, उसको फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ी सी उसके अंदर चेंजेस हैं, तो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को ढूंढना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उस जो रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जो रिटन पेपर वर्क है, उसको समझना। ठीक है, वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय द लेटेस्ट। इसलिए हम क्या डिपेंडेंट है? देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट तो आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनके द्वारा लिखा गया जो काम है, उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, उनके द्वारा लिखा गया जो लेटर है, आज हम पूरी तरीके से उसी पर क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, एज अ रिजल्ट historians have to read different manuscripts version of the same text to guess what the author had originally written। इसलिए कई बार हिस्टोरियंस क्या करते हैं, देखिए सपोज कीजिए हिस्टोरियंस को कई बार क्या मिलते हैं, एक ही जो डॉक्यूमेंट है उसके कई बार क्या मिल जाते हैं, उनको बहुत सारी कॉपीज मिल जाती हैं। तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, ट्राई करते हैं किसी तरीके से जो ये जो सारी कॉपीज हैं, एक ही डॉक्यूमेंट की जो कॉपीज हैं, इनको क्या किया जाए, आपस में मिलाकर देखा जाए। और कई बार क्या होता है कि मिलती नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है हिस्टोरियंस को क्रिएट होती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, ऑन द ओकेशन ऑथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट द डिफरेंट। कई बार क्या होता था बेसिकली, जो क्रॉनिकल्स जो हिस्टोरियंस जो बेसिकली उस दौर के क्रॉनिकल्स थे, ठीक है, वो क्या करते थे, जो ऑथर होते थे उस दौर के जो ऑथर थे, वो कई बार करते थे अपने क्रॉनिकल्स को रिवाइज करते थे। ठीक है, कई बार आप भी क्या करते हैं, आप जब नोट्स बनाते हैं तो नोट्स को आप क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या करते थे, ये जो ऑथर्स होते हैं ये भी अपने क्रॉनिकल्स को रिवाइज किया करते थे। ठीक है, द 14th सेंचुरी क्रॉनिकल्स
Xiaodin Bani wrote his chronicle first in 1356 and other version 2 year later। देखिए ये यहाँ पर Xiaodin Bani नाम का ऑथर है, ये करता अपना पहला क्रॉनिकल जो है वो 1356 के अंदर लिखता है और उसके बाद अपना जो दूसरा क्रॉनिकल है उसको 2 साल बाद लिखता है। लेकिन क्या होता है, now, two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until 1916। देखिए historians को दूसरा वर्जन तो मिल जाता है लेकिन फर्स्ट वर्जन नहीं मिलता है 1960s तक। तो जब historians को मिलता है 1960s के अंदर पहला वर्जन तो उनको पता लगता है कि काफी डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इट रिमेन लॉस्ट फॉर द lost in largely library collection। ठीक है, नाउ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब देखते हैं इस दौरान में, ठीक है, 750 से लेकर 700 से लेकर 750 के दौरान वो न्यू कौन से सोशल ग्रुप है और पॉलिटिकल ग्रुप हैं जो इमर्ज होते हैं इस सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, नाउ अब देखिए, द स्टडी ऑफ द 1000 years between 750 a huge challenge for the historians largely because of the scale and the variety of development that occurred over this period। देखिए इस पीरियड के दौरान, इन 1000 सालों के दौरान काफी सारे डेवलपमेंट जो है वो सोसाइटी के अंदर होते हैं, इसलिए हिस्टोरियंस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है इस डेवलपमेंट को समझना, इन डेवलपमेंट्स को पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस। देखिए समय के साथ साथ टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आते हैं, तो क्या होता है कि इस दौरान भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चेंजेस आते हैं, जो मेजर चेंजेस हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, लाइक द पर्शियन व्हील इन द इरिगेशन। तो जो पर्शियन व्हील है उसका इस्तेमाल किया जाने लगा था इरिगेशन में। देखिए ये पर्शियन व्हील का यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, नाउ द स्पिनिंग व्हील इन द वीविंग एंड द फायर आर्म्स इन द कॉम्बैट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है फायर आर्म्स इन द कॉम्बैट। बेसिकली किसका इस्तेमाल किया जाने लगा था, फायर आर्म्स का, बेसिकली बारूद का इस्तेमाल बेसिकली युद्ध में किया जाने लगा था। किस तरीके से किया जा रहा था ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ना इसके अलावा इस दौर में जो चेंजेस आते हैं वो फूड हैबिट्स में भी, लोगों की जो फूड हैबिट्स हैं उनमें भी चेंज आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं, न्यू फूड एंड बेवरेजेस अराइव इन द सबकॉन्टिनेंट। देखिए न्यू फूड और न्यू बेवरेजेस हिंदुस्तान में अराइव होते हैं। पोटैटो आता है हिंदुस्तान में, कॉर्न आता है, चिलीज आती है, टी आता है एंड कॉफी हिंदुस्तान में क्या होती है, अराइव होती है। ठीक है, रिमेंबर दैट all these innovations, new technologies and crops came along with the people who bought other ideas with them as well। देखिए ये जो सारी चीजें हैं, जो सारी टेक्नोलॉजीज हैं, ये हिंदुस्तान में कैसे आती हैं, जो ट्रेवलर्स हैं, ये जो फॉरेन रूलर्स हैं वो अपने साथ इन टेक्नोलॉजीज को, इन सारी चीजों को अपने साथ लेकर आते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड द कल्चरल चेंजेस। इसलिए इस पीरियड को क्या कहा जा रहा है, इस पीरियड के अंदर कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, हर टाइप के जो चेंजेस हैं वो इस पीरियड के दौरान सब कॉन्टिनेंट के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, वो कौन कौन से किस टाइप के चेंजेस हो रहे हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल हो रहे हैं, सोशल हो रहे हैं और कल्चरल चेंजेस इस दौरान हिंदुस्तान में हो रहे हैं। ठीक है, नाउ यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम इन चेंजेस को देखने वाले हैं। ठीक है, दिस वाज आल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। देखिए ये जो पीरियड है वो ग्रेट मोबिलिटी का भी पीरियड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखिए बहुत सारे जो लोग थे ग्रुप में अच्छे अपॉर्चुनिटीज के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, द सब कॉन्टिनेंट हैज इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर द पीपल टू कार्व फॉर द फ्यूचर। देखिए जो सब कॉन्टिनेंट का इलाका था, जो ग्रुप में लोग जो ट्रेवल कर रहे थे एक जगह, सब कॉन्टिनेंट इनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह था। ठीक है, नहीं सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे जो रिसोर्सेज थे वो इन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ। ठीक है, वन ग्रुप ऑफ द पीपल who become the important this period were the Rajputs। देखिए इस पीरियड के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंस उभर कर आती है जिन लोगों की, वो थे राजपूत। ठीक है, नेम ड्राइव फ्रॉम राजपुत्र। देखिए राजपूत जो शब्द का ओरिजिन है वो राजपुत्र से बताया जा रहा है, द सन ऑफ द रूलर्स। यहाँ पर बताया जा रहा है जो जो रूलर्स के बच्चे हैं उनको यहाँ पर क्या बोल रहा है, राजपूत बोला जा रहा है या राजपुत्रास बोला जा रहा है। ठीक है, बिटवीन द 8th and the 14th centuries the term was applied more generally to the group of warriors who claimed क्षत्रियास caste status। बेसिकली 8th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी में राजपूत उन लोगों को कहा गया जो कास्ट से, जो कास्ट से क्या थे, क्षत्रिय थे। ठीक है, उन लोगों को क्या कहा, राजपूत कहा गया। ठीक है, द टर्म इंक्लूड नॉट जस्ट rulers and the chieftains but also the soldiers commander who served in the armies for the different monarch all over the subcontinent। बेसिकली जो टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है ना यहाँ पर सब राजपूत, ये सिर्फ रूलर्स के बच्चों के लिए या रूलर्स के लिए नहीं किया जा रहा है, बेसिकली हर उस व्यक्ति के लिए, रूलर्स और चीफ्टिशियन बेसिकली जो चीफ थे, जो रूलर्स थे और जो रूलर्स के चीफ थे, सिर्फ उनके लिए राजपूत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया।
राजा की सेना में होने वाले हर सैनिक के लिए, ठीक है, और उनके सैनिक कमांडरों के लिए जो आर्मी में सर्व कर रहे थे, मोनार्क की आर्मी में जो सर्व कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, हर उस व्यक्ति को नॉर्थ इंडिया में बेसिकली क्या कहा गया है, राजपूत कहा गया है, ठीक है। शिवालिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैल्यूर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी what the qualities and attributes to the Rajput by their poets and the beards। देखिए जो राजपूत के poets है ना, ठीक है, जो poets हैं उनको जो birds हैं, ये birds हैं, ये कह रहे हैं कि राजपूत राजपूत जो हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, ब्रेव है, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रेव हैं और इनके अंदर ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी है, ठीक है। नाउ देखिए इसके अलावा अदर ग्रुप भी तो वो अराइव होते हैं इस दौरान हिंदुस्तान के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर। वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, मराठास थे, सिख्स थे, जाट थे, अहूम से, कास्थियास थे, ठीक है। ये कास्थियास का मतलब क्या है, यहाँ पर बताया, कास्ट ऑफ स्क्राइब एंड द सेक्रेटरीज, ठीक है। नाउ आल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी टू एज to become politically important। Now, अब देखिए, throughout this period there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture। देखिए इस दौरान क्या होता है कि फॉरेस्ट क्लियरिंग जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, एग्रीकल्चर का जो एक्सपेंशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ a change faster and more complete in the areas than the others, ठीक है। देखिए कुछ एरियाज के अंदर ये जो चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से आ रहे थे, कुछ एरियाज के अंदर ये चेंजेस बहुत तेजी से आ रहे थे, कुछ एरियाज के अंदर ये जो चेंजेस हैं उतने तेजी से नहीं आ रहे थे, ठीक है। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर टू माइग्रेट। देखिए जो चेंजेस आ रहे थे, इन चेंजेस ने कई जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, जो गांव बेसिकली जो जंगल में रहने वाले लोग थे, इनको मजबूर किया एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने के लिए। लेकिन जो कुछ फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, पीजेंट एक्टिविटी शुरू कर दी और एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटी थी इनको करना शुरू कर दिया, ठीक है। दीज न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिकम टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रीजनल मार्केट, ठीक है। ये जो जो नए जो ये फॉरेस्ट ड्वेलर थे जिन्होंने एग्रीकल्चर में अपने आप को इंगेज कर लिया था, अब ये किससे इन्फ्लुएंस हो रहा था, रीजनल मार्केट से इन्फ्लुएंस हो रहा था, मतलब अपनी चीजें रीजनल मार्केट्स में लेके जा रहे थे, ठीक है। इसके अलावा ये चीफ्टन से भी क्या हो रहे थे, चिफ्टन से, प्रिस्ट से, मोनेस्ट्री से और टेंपल से अब ये लोग इन्फ्लुएंस थे। कहीं ना कहीं ये जो मेन स्ट्रीम की जो सोसाइटी थी उसके साथ ये कहीं ना कहीं अब मिक्स करते जा रहे थे, ठीक है। दे बिकम द पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल लॉर्ड्स। अब ये क्या कर रहे थे, अब इनकी जो सोसाइटी थी वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होती हुई आपको दिखाई दे रही थी, ठीक है। अभी क्या कर रहे थे, अभी तक क्या फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे ना, ये किसी को टैक्स देते थे ना ये किसी की सेवा किया करते थे, लेकिन अभी क्या कर रहे थे कि टैक्सेस दे रहे थे लॉर्ड्स को, ठीक है। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे लोकल लॉर्ड्स को, ठीक है। इसके अलावा टैक्सेस क्या कर रहे थे, लोग दे रहे थे, ठीक है। ऐसा रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज अकर द पीजेंट। अब आपको क्या देखने को मिलता है, इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस इमर्ज होते हैं इन पीजेंट्स के ग्रुप के अंदर। कोई जो पीजेंट है वो काफी ज्यादा अमीर है, कोई पीजेंट जो है वो गरीब है, किसी का जो सोशल स्टेटस है वो अच्छा है, किसी का सोशल स्टेटस जो है वो उतना अच्छा आपको देखने को नहीं यहाँ पर मिलता है, ठीक है। सम पोसेस मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर ऑल्सो कैप्ट कैटल। देखिए कुछ लोग जो थे बहुत अच्छी लैंड पर खेती कर रहे थे, ठीक है। कुछ लोग जो थे वो कैटल उन लोगों के पास गाय भैंसे थी, ठीक है, वो कैटल को लेकर अपने साथ रहते थे, ठीक है। एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद द एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन। देखिए जिस समय एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज नहीं होती थी उस समय ये क्या करते थे, बेसिकली लीन सीजन के दौरान ये आर्टिशन का भी काम किया करते थे, ठीक है, आर्टिशनल वर्क भी किया करते थे, ठीक है। एज सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएटेड पीपल वर ग्रुप इनटू द जातीज और सब कास्ट। देखिए जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे थे ना, ठीक है, जैसे जैसे मोर जो देखिए एज सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएटेड पीपल वर ग्रुप्ड इनटू द जातीज। देखिए जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर कॉम्प्लेक्स चेंजेस आ रहे थे, लोग जो थे वो जातीज में चेंज होने शुरू हो गए, ठीक है। लोगों के जो ग्रुप्स है वो जातीज में चेंज होने शुरू हो गए, सब कास्टेस इमर्ज होने लगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। लोगों को जो ऑक्यूपेशन होता है, जिस जो वो काम करते थे उस बेसिस पर उनको जातियां मिलने लगी, जिस बेसिस पर जो उनकी रैंक होती है उसके बेस पर उनको क्या मिलने लगी, जाति या सब जाति सब कास्ट उनको मिलने लगी, ठीक है। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली, जो रैंक होती है वो परमानेंटली फिक्स नहीं होती एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, ठीक है। इन्फ्लुएंस एंड द रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द जातीज। देखिए जो influence and the resources controlled by the members of the jatis, ठीक है। the status of the same jati could vary from the एरिया टू एरिया। देखिए कई बार क्या होता था कि एक एरिया के अंदर एक जाति जो होती थी बेसिकली उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है, और एक ही दूसरे एरिया के अंदर उसी जाति की जो वैल्यू होती थी वो बहुत ज्यादा कम होती थी। अब सपोज कीजिए अगर आप
किसी रीजन में जाते हैं तो आपको वहां पर जाट जो है वो अच्छी पोजीशन में देखने को आपको मिल जाते हैं। लेकिन उसी दूसरे स्टेट में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको जाट की जो पोजीशन है वो आपको उतनी अच्छी दिखाई नहीं देती है, वो मतलब बेसिकली उनको सोसाइटी के अंदर उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है। तो ये जो चेंजेस हैं ये इसी दौर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। बेसिकली एक जाति के अंदर रहने वाले जो लोग थे उनके जो रूल्स थे और रेगुलेशन थे वो वो जो है वो मैनेज किए जाते थे जाति के जो मेंबर्स होते थे। बेसिकली जाति के अंदर एक ही जाति जो है, एक जाति के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनके जो सीनियर्स हैं वो डिसाइड करते थे अपनी जाति के रूल्स एंड रेगुलेशंस को। ठीक है, दिस रेगुलेशन वर इन्फोर्स्ड बाय द असेंबली ऑफ द एल्डर्स। देखिए एक असेंबली ऑफ एल्डर्स होते थे जो जाति के नियमों को बनाया करते थे। ठीक है, डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज जाति पंचायत। और इन असेंबलीज को क्या बताया जाता था, जाति पंचायत इन असेंबलीज को बताया जाता था। ठीक है, बट जातीज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द देयर विलेजेस। लेकिन ये जाति पंचायत होती थी इनको गांव के नियमों का भी पालन करना होता था। देखिए जाति के एक जाति के अंदर रहने वाले लोग थे उनको जाति पंचायत के भी नियमों को फॉलो करना था। सपोज कीजिए एक जो जाति है वो क्षत्रियों की जाति है या कोई कास्ट की अपनी कास्ट पंचायत है, तो उस कास्ट के व्यक्ति को उस कास्ट की पंचायत के नियमों को भी फॉलो करना था और इसके अलावा गांव के जो नियम थे उनको भी फॉलो करना था। ठीक है, सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय चिeftain, टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट और अ स्टेट। ठीक है, नाउ कई बार क्या होता था, एक जो गांव होता था कई बार क्या होता था एक स्मॉल जो चीफ होता था उसके द्वारा भी उसको कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। कई बार वो कहता था एक स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट होती थी। ठीक है, नाउ सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। सो अगर आपको ये पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।